हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है क्लास 10th की जो सिविक्स है, पॉलिटिकल साइंस जो है हमारी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड और फेडरलिज्म वाला जो चैप्टर चल रहा है, इसका लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में हम डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, क्लास 10th की कंप्लीट सिविक्स आपको यहाँ पे मिलेगी, कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे मिलेगा। एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 1 पावर शेयरिंग, तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसको पढ़ सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी, बिल्कुल निश्चिंत रहें आप और देखते रहें सारी चीज़ों को। ठीक है ना, तो डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। और भारत में पंचायती राज डे कब मनाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। भारत में पंचायती राज डे को सेलिब्रेट किया जाता है 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। महात्मा गांधी जी, इनके विचार क्या थे? इनके विचार देखो, सुन लेते हैं। द फ्यूचर ऑफ इंडिया लाइज इन इट्स विलेजेस, मतलब भारत का जो फ्यूचर रहता है वो कहाँ पर रहता है? गाँव में बसता है। तो हमें गांव को भी क्या करने की ज़रूरत है? एम्पावर करने की ज़रूरत है, गांव को भी शक्ति देने की ज़रूरत है। आपको पता है भारत में दो ही गवर्नमेंट आपने अब तक पढ़ी थी, एक तो पढ़ी थी सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी पढ़ी थी स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया में क्या किया गया था? 1992 में दो एक्ट लाए गए, एक तो था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और एक आया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 73rd के तहत तो हमने पंचायती राज सिस्टम लागू किया गाँव में, और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसके तहत हम लेके आए म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम शहरों में। ठीक है, तो मतलब क्या किया? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमने भारत में इंट्रोड्यूस कर दी 1992 में। तो इसके लिए क्या किया गया था? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की कुछ पावर्स को हमने किसको दे दिया? लोकल गवर्नमेंट को दे दिया। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यही है कि जो पावर्स पहले सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की और कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट की किसको दे दी? लोकल गवर्नमेंट को दे दी, ताकि लोकल लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं वो लोकल लेवल पर ही समाप्त हो जाएं। ठीक है, तो ध्यान रखना, नेशनल पंचायती राज डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 24 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल। ठीक है, तो यही कहानी अब समझेंगे हम डिसेंट्रलाइजेशन की। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब तो आपको समझ में ही आ गया होगा। तो कोई भी फेडरल गवर्नमेंट हो, थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। कोई भी फेडरल गवर्नमेंट हो, वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? दो या दो से ज़्यादा टीयर्स आपको देखने को मिलेंगे। दो तो आपको जनरली मिलेंगे ही मिलेंगे, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। मगर भारत में आपको तीसरा टीयर भी देखने को मिलता है, और वो तीसरा टीयर कौन सा है? वो है लोकल गवर्नमेंट। ए वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू टू टायर्स। तो आपको देखने को मिलेगा, हमारा देश आपको पता है वैसी साइज बहुत बड़ा है। आप आज की डेट में 135+ करोड़ की पॉपुलेशन है हमारे भारत की। ठीक है, तो इतने बड़े कंट्री को, इतने विशाल कंट्री को दो ही गवर्नमेंट चलाएं, सेंट्रल और स्टेट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मतलब कुछ स्थानीय लेवल पर, लोकल लेवल पर भी कोई ना कोई गवर्नमेंट होनी चाहिए। हमारे भारत की बात करें, हमारे भारत में जो स्टेट है, स्टेट का साइज इतना बड़ा है कि यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसके बराबर। द स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप। यूरोप के जो कंट्रीज हैं उनके बराबर तो हमारे स्टेट का साइज है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, जैसे उत्तर प्रदेश हमारा जो है वो पॉपुलेशन के मामले में रशिया से बड़ा है। रशिया की इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितनी हमारे उत्तर प्रदेश की है। महाराष्ट्र वो है इतना बड़ा है पॉपुलेशन के मामले में जर्मनी के बराबर, महाराष्ट्र की पॉपुलेशन जर्मनी के बराबर है। तो आप, और फिर दूसरी बात, स्टेट भी हमारे कैसे हैं? डाइवर्स हैं। स्टेट में भी आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी। स्टेट के अंदर आपको अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले लोग मिलेंगे, एक ही स्टेट के अंदर अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग मिलेंगे, एक ही स्टेट के अंदर आपको अलग अलग रिलीजन के लोग मिलेंगे। तो मतलब स्टेट भी कैसे हैं? डाइवर्स हैं। इसीलिए ज़रूरत है, देयर इज ए नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दीज स्टेट। तो ये जो बड़े बड़े स्टेट हैं या फिर अपने जो स्टेट है उनके अंदर भी पावर शेयरिंग की ज़रूरत है। मतलब एक ही स्टेट गवर्नमेंट, अब सोचो, अब जब हम कह रहे हैं कि हमारे स्टेट एक कंट्री के बराबर है पॉपुलेशन के मामले में, तो एक ही स्टेट गवर्नमेंट इनको मतलब डील नहीं कर सकती, एक और गवर्नमेंट की ज़रूरत हमें पड़ती है। फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टीयर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारा यहाँ पे जो सिस्टम है फेडरल पावर शेयरिंग का, हमें एक और टीयर की ज़रूरत है। किसके नीचे? स्टेट गवर्नमेंट के पीछे ज़रूरत है। दिस इज द रेशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, दस रिजल्टेड ए थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। तो हमारा रेशनल मतलब जो हमारे जो सोच थी, हमारे जो मतलब
लोकल गवर्नमेंट को लाने के पीछे जो लॉजिक था वो लॉजिक यही है, क्योंकि स्टेट्स हमारे यहाँ पर बहुत बड़े हैं और अकेली स्टेट गवर्नमेंट उनको डील करे ये थोड़ा सा उनके लिए क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। लोकल लेवल की प्रॉब्लम्स को स्टेट लेवल पर आप लेके जाओ और फिर उनको सॉल्व करने में भी समय ज़्यादा लगता है। इसलिए महसूस की गई एक ज़रूरत कि यार हाँ, ये जो लोकल लेवल की प्रॉब्लम है, गाँव की प्रॉब्लम गाँव में सॉल्व हो जाए, शहरों की प्रॉब्लम शहरों में सॉल्व हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। एक ही स्टेट के अंदर आपको पता है बहुत सारे गाँव होते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो अकेली स्टेट गवर्नमेंट को इनको डील करना थोड़ा सा क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है बड़े बड़े स्टेट में। तो इसीलिए किया गया था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और गवर्नमेंट का थर्ड टियर आ जाता है जिसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, किसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन मिल जाएगी। क्या है डिसेंट्रलाइजेशन, 1-2 नंबर की पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखना, कोई आज पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन, तो आप बताना है व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब जब पावर किससे ले ली जाए, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से। अब ऐसा नहीं है पूरी पावर ले लोगे, कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की और कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट की लेके अगर उसको हम लोकल गवर्नमेंट को दे दें, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। पावर का विकेंद्रीकरण बोलते हैं इसको। पावर जो है अब सेंट्रल और स्टेट से हमने किसको दे दी, इस लोकल गवर्नमेंट को दे दी। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, अपनी डेमोक्रेसी को और मजबूत कर रहे हैं। डेमोक्रेसी को क्या कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब देखो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये भले ही हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हमने 1992 में दिया था, मगर इसके बारे में हमारे जो अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में, DPSP हमारे पता होगा आपको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में कहा गया है। द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी नीड को हमारे संविधान में भी बताया गया है। अब हमने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर, स्टेट गवर्नमेंट की कुछ पावर लेके हमने किसको दे दी, लोकल गवर्नमेंट को दे दी। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई डिसेंट्रलाइजेशन, व्हाट इज द नीड ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्या है। तो डिसेंट्रलाइजेशन किस लिए जरूरी है, आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको बताना है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। देखो बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं, अब जैसे मान लो गांव की बात करें, शहरों की बात करें, तो गांव में पानी का मतलब प्रॉब्लम हो गया, वाटर की प्रॉब्लम होगी, ड्रिंकिंग वाटर, या ड्रेनेज का प्रॉब्लम हो गया, जो पानी जो निकलता है नालियों से उसका प्रॉब्लम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो गया, स्ट्रीट लाइट्स की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, स्कूल्स की प्रॉब्लम हो गई, छोटी मोटी उसको हेल्थ को लेकर छोटी मोटी समस्याएं हैं कि वहाँ पे हेल्थ का सिस्टम है या नहीं है। तो गांव की छोटी मोटी जो समस्याएं हैं ना, इनको गांव में ही सेटल कर दिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो बहुत छोटी मोटी समस्याएं रहती है। अब इनके लिए ना हम मतलब यूँ थोड़ी है कि वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे कि सर हमारे गाँव में पानी नहीं आ रहा, हमारे गाँव में मतलब नाली चौक है, पानी निकल नहीं रहा सही से। तो यार सोचो कितनी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, कितने सारे गांव होते हैं, कितने सारे सिटीज़ होते हैं, कितने सारे टाउन्स होते हैं। सब प्रॉब्लम्स को लेकर आप स्टेट गवर्नमेंट के पास जाओगे तो पहली बात तो फास्ट सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा और कोई केयर भी नहीं करेगा इतना। तो अगर हम लोकल लेवल पर ही गवर्नमेंट बना दें, गांव में ही गवर्नमेंट बना दें, शहरों में ही गवर्नमेंट बना दें, तो इन प्रॉब्लम्स को हम जल्दी सेटल कर सकते हैं। लोकल लेवल पर ऊपर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन द लोकलिटीज़। अब हमारे लोकलिटीज़ में हमारे आसपास क्या प्रॉब्लम्स हैं हमें ज़्यादा अच्छा पता है कि मतलब सोचो स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पता है। दूसरा फायदा ये है, दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज़ ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली। तो गांव के जो लोग होते हैं, शहर के जो लोग होते हैं, लोकल लेवल के जो लोग होते हैं, उनको ज़्यादा अच्छे आइडिया होते हैं, उनको ज़्यादा अच्छी नॉलेज होती है कि यार जो पैसा आ रहा है उसको हम कहाँ पर लगाएं और कैसे पैसे को इस्तेमाल करें। It is possible for the people to directly participate in decision making. This helps to inculcate a habit of democratic participation. अब लोकल गवर्नमेंट का एक और फ़ायदा क्या होगा, लोकल लेवल पर जो लोग हैं उनको भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, उनको भी डेमोक्रेसी से जुड़ने का मौका मिलेगा, उनको भी डिसीजन मेकिंग में मतलब क्या मिलेगा, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो इससे लोगों में एक फीलिंग आएगी डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की। लोकल लेवल पर सोचो सरपंच बनेंगे, कई गांव में आपने देखा होगा महिलाएं सरपंच बनती हैं, मेल सरपंच बनते हैं, वो अच्छा काम करते हैं तो फिर वो और आगे जाते हैं, ठीक है। वही लोग जब ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, हो सकता है एमएलए का चुनाव लड़ लें, एमपी का चुनाव लड़ लें, तो शुरुआत हो जाएगी किसकी शुरुआत हो जाएगी, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की शुरुआत हो जाएगी अगर गाँव में ही हम क्या लेके आ जाते हैं, लोकल गवर्नमेंट। तो इससे हमारी जो डेमोक्रेसी है बिल्कुल ग्रास रूट तक पहुंच जाती है, बिल्कुल लोकल लेवल तक पहुंच जाती है, बिल्कुल जड़ तक पहुंच जाती है। ये फ़ायदे हमारे किसके, डिसेंट्रलाइजेशन के। आए तो आप ये 4-5 पॉइंट आप लिख देना कि क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या ज़रूरत थी।
ये देखो बेटा प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है हमारा, ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने एक बना दिया है चार्ट में। तो आपको पता है हमारे यहाँ पे सबसे ऊपर तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, पूरे देश की सरकार जो होती है उसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। आपको कमेंट करके बताना है भारत के पीएम कौन है और प्रेसिडेंट कौन है। फिर स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उसको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं। आपको पता है भारत में 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स में जो गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट है। आपको अपने स्टेट के सीएम का नाम बताना है और अपने स्टेट के गवर्नर का नाम कमेंट करके बताना है। फिर इसके नीचे तीसरा टियर कौन सा है, लोकल गवर्नमेंट। तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और तीसरे पे है लोकल गवर्नमेंट। तो इसी को हम बोलते हैं 3 टियर स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? 3 टियर स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है ना बेटा। अब लोकल गवर्नमेंट में भी आपको एक तो मिलेगी रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और एक मिलेगी अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब जो गाँव की सरकार है उसको हम रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं। शहरों की जो सरकार है उसको हम क्या बोलते हैं, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं। तो गांव में तो हम लेके आ गए पंचायती राज सिस्टम और शहरों में हम लेके आ गए म्यूनिसिपलिटी सिस्टम। अब गांव में भी आपको गांव में तो आपको मिलेगी ग्राम पंचायत, गांव के लेवल पर कई सारे गांव की होती है पंचायत समिति, और फिर पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है जिला पंचायत, ठीक है। तो ये गाँव का सिस्टम हो गया। शहरों की बात करें तो छोटे छोटे जो शहर होते हैं, टाउन्स होते हैं, वहाँ पर नगर पंचायत होती है जिसको म्यूनिसिपलिटी बोलते हैं। फिर होती है म्यूनिसिपल काउंसिल, ठीक है, म्यूनिसिपल काउंसिल हो गई। नगर परिषद होता है। फिर होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, जिसको हम नगर निगम बोलते हैं। तो ये शहरों का लेवल है। तो आपने देखा होगा, आपको कमेंट करके बताना है आपके यहाँ पर कौन सा सिस्टम है। अब थोड़ा सा लोकल गवर्नमेंट पे आते हैं। यही है लोकल गवर्नमेंट, मतलब जो हम 3rd टियर की बात कर रहे हैं वो 3rd टियर क्या है हमारा गवर्नमेंट का, वो है लोकल गवर्नमेंट हमारा 3rd टियर है, ठीक है। इसी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो लोकल गवर्नमेंट क्या होती है? द गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल इज कॉल्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो जो लोकल लेवल पर जो सरकार होती है उसी को हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं। इसमें 2 लेवल हो गए, एक तो अर्बन एरिया हो गया, एक रूरल एरिया हो गया। अर्बन में मैंने अभी जस्ट बताया था, ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। क्या मिलेंगी? इसको म्यूनिसिपलिटी लिख लेना है यहाँ पर, म्यूनिसिपलिटी, म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। शहरों गांव में क्या मिलेगा आपको? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको, स्टार्टिंग थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये वाला शुरू में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 2 ही गवर्नमेंट के बारे में बताया गया था, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में और एक स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। ये 3rd टियर वाला जो सिस्टम है ना, ये बेटा कब आया था? 1992 में आया था। हमने हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार किया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, तब जाके मतलब ये सिस्टम आया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट के तहत तो पंचायती राज सिस्टम आया था और 74th अमेंडमेंट के तहत आपका म्यूनिसिपलिटी वाला सिस्टम आया था। तो 1992 से पहले क्या कंडीशन हुआ करती थी? सेवरल अटेम्प्ट्स टू डिसेंट्रलाइज पावर टू द लेवल ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स। तो आपको देखने को मिलेगा 1992 से पहले कई प्रयास किए गए थे, कई बार कोशिश की गई थी कि पावर को क्या किया जाए, डिसेंट्रलाइज किया जाए लोकल लेवल पर, विलेज लेवल पर, टाउन्स के लेवल पर। पंचायत इन द विलेजेस, म्यूनिसिपलिटी इन द अर्बन एरियाज वर सेटअप इन ऑल स्टेट्स बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो कई जगह पे क्या किया गया था, पंचायत भी इस्टेब्लिश की गई थी, म्यूनिसिपलिटी भी बनाई गई थी, मगर ये 1992 से पहले किसके अंडर में हुआ करती थी? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में हुआ करती थी। इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट्स वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। 1992 से पहले क्या हुआ करता था, ये जो पंचायत भी बन गई थी कहीं कहीं पर ये म्यूनिसिपलिटी सिस्टम भी लागू कर दिया था, मगर इनके चुनाव रेगुलरली नहीं होते थे। अब सुनो यार, चुनाव ही रेगुलरली नहीं होंगे तो फिर वो काम कहाँ से सही से करेगी? लोकल गवर्नमेंट्स डिड नॉट हैव एनी पावर्स टू और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। पहले 1992 से पहले लोकल गवर्नमेंट के पास ना तो कोई ज़्यादा खास पावर हुआ करती थी और ना ही रिसोर्सेज हुआ करते थे, मतलब पैसा वैसा भी नहीं हुआ करता था। अब सोचो यार, आपके पास ना कोई पावर है ना पैसा है, तो फिर क्या मतलब है? नाम मात्र की है बस ये। देयर वॉज वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म्स। तो मतलब लोकल गवर्नमेंट तो थी मगर डिसेंट्रलाइजेशन बहुत कम था। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यही है कि उनको पावर्स बहुत कम मिली हुई थी। अब क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब 1992 में क्या दे दिया? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जगह दे दी, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अमेंडमेंट कर दिया। कुछ चीज़ें यहाँ पे एडिशनल है बेटा, बुक में नहीं है, तो आप वो इसीलिए की गई हैं ताकि आप चीज़ों को लिंक कर सको अच्छी तरह से, चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ जाएँ। तो ए मेजर स्टेप टुवार्ड डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। तो डिसेंट्रलाइजेशन की जो स्टेप है मेजर, वो हमने कब ली थी? 1992 में ली थी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज़ बीन given constitutional status by 73rd and 74th
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हमने किससे दिया था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने इनको क्या दे दिया? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का मतलब है अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अमेंडमेंट कर दिया और वहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को डाल दिया। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक थर्ड टीयर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किस लिए किया गया था? ताकि जो तीसरा टीयर है, तीसरा जो लेवल है डेमोक्रेसी का, उसको पावरफुल बनाया जा सके और इफेक्टिव बनाया जा सके। अब देखो क्या क्या चेंजेज किए गए थे यहाँ पर, फिर क्वेश्चन बन जाएगा। चेंजेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन है आफ्टर 1992। तो ये 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आए थे 1992 में। तो इसके तहत हमने क्या क्या चेंजेज लाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल गवर्नमेंट्स के लिए। Now it is constitutionally mandatory to hold regular elections to the local government bodies। तो पहली चीज़ तो क्या की गई कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशनली ज़रूरी है, मैंडेटरी है, अति आवश्यक है कि लोकल लेवल पर चाहे गांव हो या शहर हो चुनाव कराए जाएंगे, वो भी रेगुलर। रेगुलर का मतलब हर 5 साल में क्या कराए जाएंगे? चुनाव कराए जाएंगे, जो पहले नहीं हुआ करते थे। पहला तो ये अमेंडमेंट किया गया था, ये सुधार किया गया था। Seats are reserved in the elected bodies and executive heads of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes। तो देखो सिंपल सी बात है, जो SC ST OBC जो पिछड़ी हुई कास्ट थी इनकी, तो इनको क्या किया गया था? आगे बढ़ाने के लिए, इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इनके लिए क्या किया गया? रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया ताकि इनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। साथ के साथ में 1/3 जो सीट थी, टोटल 1/3 था, 1/3 का मतलब होता है 33% लगभग। तो 1/3 जो सीट थी वो स्पेशली रिजर्व कर दी किसके लिए? वुमेन्स के लिए। सोचो कितनी अच्छी बात है, महिलाओं को आगे लेके आ रहे हैं लोकल गवर्नमेंट में। महिलाएं जनरली पीछे रह जाती हैं ना, तो महिलाओं को 1/3 सीटें क्या कर दी? रिजर्व कर दी। अब आपने देखा होगा गाँव में, कई सारे गाँव में जो सरपंच होती हैं वो महिलाएँ होती हैं। शहरों में आपने सुना होगा पार्षद जो होता है, पार्षद वार्ड का जो पार्षद होता है वो कौन होती है? महिलाएं होती हैं। अब महिलाएं ज़्यादा आ रही है, क्यों आ रही हैं? क्योंकि महिलाओं की जो सीटें वो क्या कर दी हैं बेटा? रिजर्व कर दी हैं। हालांकि सरकार तो वही चलाते हैं, कौन चलाते हैं? उनके पतिदेव चलाते हैं, पर जीतती कौन है? महिलाएं जीतती हैं। ठीक है। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएटेड इन स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शंस। अब देखो बेटा, इन लोकल बॉडीज़ के लिए, अब लोकल बॉडीज़ में 2 हो गई, एक तो अर्बन एरियाज में और एक रूरल एरियाज में। तो लोकल बॉडीज़ के, इनको लोकल बॉडीज़ बोल देते हैं हम कई बार, तो इनके चुनाव कराने के लिए अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया। क्या बनाया गया? स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, जो पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस कंडक्ट कराएगा। एक तो होता है हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन, ध्यान रखना, एक तो होता है हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के चुनाव करवाता है, मतलब लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनके चुनाव तो कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन। मगर लोकल बॉडीज के चुनाव कराने के लिए हमने एक अलग से इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया, उसका नाम क्या है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। और इसका काम है सिर्फ और सिर्फ पंचायत के और म्यूनिसिपल इलेक्शंस करवाएगा, मतलब शहरों में और गाँव में जो सरकार होती है उनके चुनाव करवाएगा। The state government are required to share some powers and revenue with local government bodies. The nature of sharing varies from state to state। अब इसमें एक और चेंज क्या किया गया था कि जो स्टेट गवर्नमेंट हैं उनको अपनी कुछ पावर और रेवेन्यू को मतलब पैसा किसको देना पड़ेगा? लोकल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ताकि लोकल गवर्नमेंट जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई गई है, जिस पर्पज़ के लिए बनाई गई है, वो पर्पज़ फुलफिल कर सके। अब ये जो है पावर शेयरिंग का और फंड शेयरिंग का जो सिस्टम है, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे रूरल गवर्नमेंट के बारे में, फिर देखेंगे हम अर्बन गवर्नमेंट के बारे में। ठीक है। तो रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज बाय द नेम ऑफ पंचायती राज सिस्टम। तो बेटा गांव में जो सरकार होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? पंचायती राज के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी पंचायती राज वर्ड आए तो समझ लेना हम किसकी बात कर रहे हैं? रूरल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो रूरल गवर्नमेंट के 3 लेवल आपको देखने को मिलेंगे। सबसे नीचे जो होता है वो होती है ग्राम पंचायत। क्या होती है? ग्राम पंचायत होती है, और साथ के साथ में होती है इसके ग्राम सभा। क्या होती है? तो गांव के लेवल पर आपको क्या देखने को मिलेगा? ग्राम पंचायत और ग्राम सभा देखने को मिलेगी। फिर ब्लॉक लेवल पर आपको देखने को मिलेगी ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति। ध्यान रखना, ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति, ये ब्लॉक लेवल पर। ठीक है। तो ब्लॉक पंचायत जो होती है कई सारे गांव की होती है, 10-12 या ज़्यादा गांव हो सकते हैं या कम भी गांव हो सकते हैं। ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो होती है उसको हम जिला पंचायत या डिस्ट्रिक्ट परिषद के नाम से जानते हैं, जिला परिषद के नाम से जानते हैं, जिला पंचायत के नाम से जानते हैं। तो ये होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो रूरल एरियाज में आपको 3 गवर्नमेंट देखने को मिलेंगी। सबसे पहले ग्राम पंचायत गाँव के लेवल पर, कई सारे गाँव की ब्लॉक पंचायत, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है जिला पंचायत।
ग्राम पंचायत की बात करें सबसे पहले तो प्रत्येक गांव में ईच विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट्स हैव ए ग्राम पंचायत। कई बार तो आपको देखने को मिलेगा कई गांव छोटे छोटे होते हैं तो 2 गांव या 3 गांव की एक ही ग्राम पंचायत होती है, और ग्राम पंचायत का जो हेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं, आपने पता होगा है ना। और इस सरपंच को कौन चुनता है, गाँव के लोग ही चुनते हैं। तो कई बार एक गाँव की या कई सारे गाँव की क्या होती है, एक ग्राम पंचायत होती है। दिस इज द काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड्स मेंबर्स कॉल्ड पंच एंड सरपंच। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इसमें कई सारे पंच होते हैं और पंचों के ऊपर क्या होता है, एक सरपंच होता है। और इनको चुना कैसे जाता है, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाई अडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन द वार्ड और विलेज। तो इनको चुनता कौन है, जनता चुनती है। कैसे लोग, अडल्ट लोग। अडल्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, ऐसे लोग जिनकी एज कितनी हो चुकी है 18 ईयर हो चुकी है या 18 ईयर से ज़्यादा हो चुकी है, तो वो लोग इनको चुनते हैं। आपको पता ही है उनका वोटर आईडी कार्ड बन जाता है तो उनको वोट देने का अधिकार है। 18 साल के जितने भी लोग हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, तो वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली चुनते हैं, खुद जाके चुनते हैं। और इनका हेड होता है जो, उसको हम क्या बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं। अब गांव में एक चीज़ और होती है, ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा होती है। इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ फॉर एंटायर विलेज। पूरे गांव की डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। द पंचायत वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा। तो जो पंचायत होती है, ग्राम पंचायत, वो किसके अंडर में काम करती है, वो ग्राम सभा के अंडर में काम करती है। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर्स। जितने भी वोटर्स होते हैं गांव के, जितने भी वोटर्स हैं, जिनको भी वोट देने का अधिकार है, वो सब किसका हिस्सा होते हैं, ग्राम सभा का हिस्सा होते हैं। It has to meet at least twice or thrice in a year to approve annual budget of the ग्राम पंचायत and to review the performance of the ग्राम पंचायत। तो इसमें मतलब कहा गया है कि ग्राम सभा की साल में 2 या 3 मीटिंग होनी चाहिए। और जब ये मीटिंग होती है तो ये क्या करते हैं, ग्राम पंचायत का जो बजट होता है उसको अप्रूव करते हैं कि कितना पैसा कहाँ कहाँ खर्च करना है, उसको अप्रूव करते हैं। और ग्राम पंचायत की परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं कि हाँ सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। और इसकी मीटिंग को सुपरवाइज कौन करता है, हेड कौन होता है, सरपंच होता है। अब देखो प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं तो इनकी कोई खास मीटिंग नहीं होती। एक बार सरपंच बन गया वही फिर अपने काम हिसाब से काम करता है। ये तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है वो चीज़ यहाँ पे मिल रही है। अब गाँव के बाद कौन सी होती है, ब्लॉक पंचायत होती है, या उसको हम बोलते हैं पंचायत समिति। इसके बारे में देख लो। फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। तो आपको देखने को मिलेगा कई सारी पंचायत मिलके, कई सारी पंचायत, ग्राम पंचायत मिलके क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं पंचायत समिति। मैंने बोला था ना कई सारे गांव की जो पंचायत होती हैं, कई सारे गांव मिलके क्या बनाते हैं, पंचायत समिति बनाते हैं ब्लॉक लेवल पर। ठीक है, द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाई ऑल द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। इसके जो मेंबर होते हैं, किसके मेंबर, पंचायत समिति के जो मेंबर होते हैं, उनको कौन चुनता है, उनको चुनता है ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं वो चुनते हैं उस एरिया के। ठीक है, और इसका जो हेड होता है उसको हम बोलते हैं प्रधान या प्रेसिडेंट। क्या बोलते हैं, प्रधान या प्रेसिडेंट बोलते हैं पंचायत समिति का जो हेड होता है। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। जनरली जैसे उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत उसका जो हेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रधान बोलते हैं, प्रधान जी। राजस्थान में आपको क्या देखने को मिलेगा, सरपंच बोलते हैं। ठीक है, गाँव में जो मतलब गाँव की जनता जो चुनती है। मगर यहाँ पर ब्लॉक पंचायत का जो हेड है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट या प्रधान बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, ये दूसरा प्रधान है ना। अब गांव में सबसे हाईएस्ट लेवल पर होती है जिला परिषद। तो टॉप मोस्ट लेवल ऑफ रूरल गवर्नमेंट, ये जो है जिला परिषद जो है, जिला पंचायत है, जिला परिषद, ये टॉप मोस्ट लेवल है गांव की सरकार का। गांव में मैंने 3 ही लेवल बताए थे, सबसे नीचे ग्राम पंचायत, फिर होती है ब्लॉक पंचायत, फिर होती है जिला पंचायत या जिला परिषद। तो ये सबसे ऊपर होती है। ऑल पंचायत समितिज और मंडल्स इन ए डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट जिला परिषद। तो जिला परिषद को बनाता कौन है, जितनी भी पंचायत समिति होती हैं वो सब मिलकर क्या बनाती हैं, जिला परिषद बनाती हैं। इसके जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। और मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड एमएलएज ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर इट्स मेंबर्स। तो ध्यान रखना, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, जिस भी एरिया में डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद है, वहाँ के एमपी और एमएलएज इसका क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। अच्छा, इसका जो हेड होता है उसको हम बोलते हैं जिला प्रमुख या जिला परिषद चेयरपर्सन। क्या बोलते हैं, जिला परिषद चेयरपर्सन बोलते हैं या जिला प्रमुख बोलते हैं। वो इसका पॉलिटिकल हेड होता है, किसका, जिला परिषद का। अब हम देखेंगे अर्बन गवर्नमेंट के बारे में। अर्बन गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। अर्बन एरियाज में आपको 3 लेवल पर गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। नगर पंचायत, जिसको हम नगर पालिका भी बोलते हैं, और म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। तो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल एज। तो आपको देखने को मिलेगा अर्बन जो लोकल गवर्नमेंट है वो गाँव में नहीं है, शहरों में भी देखने को मिलेंगे। इसके 3 लेवल हैं।
म्यूनिसिपलिटीज़, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे क्या लिख लेना, म्यूनिसिपलिटीज़, नगर पालिका हम इसको बोलते हैं। तो बिल्कुल छोटे छोटे जो शहर होते हैं, छोटे छोटे टाउन होते हैं, वहाँ पे म्यूनिसिपलिटी। थोड़े बड़े शहर होंगे जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे म्यूनिसिपल काउंसिल। और बहुत ज़्यादा बड़े शहर होते हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। आपके यहाँ पर क्या है, आपको कमेंट करके बताना है। सबसे पहले हम म्यूनिसिपलिटीज़ की बात करेंगे। इसको हम बोलते हैं नगर पालिका। क्या बोलते हैं, नगर पालिका। तो म्यूनिसिपलिटीज आर सेटअप इन टाउन्स, छोटे छोटे टाउन्स में ये सेटअप की जाती हैं। म्यूनिसिपलिटीज आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। अब म्यूनिसिपलिटी में कौन होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स कौन होते हैं, आपने चुना देखा होगा, पार्षद। क्या बोलते हैं इनको, पार्षद बोलते हैं, काउंसलर बोलते हैं। तो पार्षद जो होते हैं वो यहाँ पर बैठते हैं और ये पार्षद मिलकर किसको चुनते हैं, चेयरमैन को चुनते हैं। तो इसका जो हेड होता है नगर पालिका का जो पॉलिटिकल हेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, चेयरमैन। यहाँ पर जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पार्षद बोलते हैं। और ये पार्षद कहाँ चुने जाते हैं, आपके मतलब जो भी म्यूनिसिपलिटी है वहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, वार्ड देखने को मिलेंगे। हर शहर में आपको वार्ड देखने को मिलेंगे और हर वार्ड का क्या होता है, एक मेंबर होता है जिसको हम बोलते हैं पार्षद, उसको जनता चुनती है। म्यूनिसिपल काउंसिल इसको हम नगर परिषद भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट यूनिट है अर्बन लोकल बॉडीज़ की। इसका जो प्रेसिडेंट होता है उसको सभापति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सभापति बोलते हैं, या प्रेसिडेंट बोल सकते हैं। किसका, म्यूनिसिपल काउंसिल का। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इसको हम नगर निगम बोलते हैं। बड़े बड़े जो शहर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नगर निगम। जैसे बिल्डिंग है, नगर निगम उदयपुर, नगर निगम चंडीगढ़, बहुत बड़े बड़े जो शहर होते हैं वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन देखने को मिलेगी। तो अर्बन बॉडीज की सबसे हाईएस्ट जो बॉडी है वो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। बड़े बड़े शहरों में आपको क्या देखने को मिलेगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भी कौन कंट्रोल करता है, ये भी कंट्रोल की जाती है इलेक्टेड बॉडी ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। अब बड़े बड़े शहरों में भी आपको देखने को मिलेगा, हर कॉलोनी में वार्ड्स बने होते हैं। उस वार्ड में लोग क्या चुनते हैं, अपना वार्ड मेंबर चुनते हैं जिसको पार्षद बोलते हैं। और ये सारे पार्षद कहाँ पे जाते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जाते हैं और फिर ये चुनाव करते हैं किसका, मेयर का। तो ध्यान रखना, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है उसको हम बोलते हैं मेयर, और कई जगह पर डिप्टी मेयर का भी कॉन्सेप्ट होता है। अब हमने जो डिसेंट्रलाइजेशन देखा, हमने गांव की सरकार देखी, शहरों की सरकार देखी, तो उसके फ़ायदे क्या हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, मेरिट्स देखेंगे। मेरिट्स का मतलब इसके क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन द डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन दी वर्ल्ड। पहली बात तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया है हमने 1992 में, ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है। इतने बड़े लेवल पर हमने कहीं भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। There are now about 36 lakh elected representatives in the panchayat and municipalities etc. all over the country. This number is bigger than population of many countries in the world. सोचो, हमारे यहाँ पर गांव की सरकार को मिला दो, शहरों की सरकार को मिला दो, पंचायत और म्यूनिसिपलिटी को मिला दो, तो यहाँ पर कितने लोग हमने चुन के भेजे हैं, कितने लोगों को चुन रखा है, 36 लाख लोगों को चुना है। 36 जो पार्षद होते हैं, सरपंच होते हैं, कितने, इन सबको मिला दो तो क्या हो जाएंगे, 36 लाख हो जाएंगे। इतने सारे लोगों को हमने चुन रखा है। ये गांव और शहरों की सरकार चलाते हैं। तो ये नंबर तो इतना ज़्यादा बड़ा है कि किसी देश की इतनी पॉपुलेशन भी नहीं होती, 36 लाख तो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प्ड डीपन द डेमोक्रेसी इन अवर कंट्री। तो हमने इन लोकल गवर्नमेंट को क्या दे दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1992 में। तो इससे हमारी डेमोक्रेसी और मजबूत हुई है। इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन बॉयज़ इन अवर डेमोक्रेसी। और आपको पता है हमने 1/3 सीट क्या कर रखी है, रिजर्व कर रखी हैं महिलाओं के लिए। तो इससे क्या हुआ है, महिलाओं को और ज़्यादा एम्पावरमेंट मिलेगा और डेमोक्रेसी में महिलाएं और ज़्यादा अपनी आवाज़ उठा सकती हैं। तो महिलाओं को आगे लेके आएंगे तो उससे क्या होगा, महिलाओं का एम्पावरमेंट होगा और महिलाएं और पहले से ज़्यादा जागरूक होंगी। और ये नहीं लगेगा कि यार वो मतलब इस मामले में पिछड़ी हुई हैं, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो वो भी बिल्कुल आज की डेट में आप देखो, महिलाएं बहुत सारी क्या बनती हैं, सरपंच बनती हैं, मेयर बनती हैं, प्रेसिडेंट बनती हैं। इसके अलावा आपको MLA MP यहाँ पर महिलाएं देखने को मिलेंगी। सांसद जो होती हैं, विधायक जो होती हैं, वो भी महिलाएं होती हैं। इवन कई स्टेट्स में तो महिलाएं CM भी हैं। आपको पता ही होगा, कमेंट करके बताने किस किस स्टेट में महिलाएं CM हैं। और तो और महिलाएं PM भी रह चुकी हैं, भारत की प्रधानमंत्री भी रह चुकी हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री रही थी। इवन देश की प्रेसिडेंट भी महिलाएँ रह चुकी हैं, ठीक है। कौन थी, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, वो प्रेसिडेंट भी बन चुकी हैं। तो महिलाएं बहुत आगे आ रही हैं, इससे अच्छी बात है। महिलाओं को थोड़ा सा और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में हेल्प मिलेगी, इससे महिलाएं और ज़्यादा जागरूक होंगी और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती हैं। अब डीमेरिट्स क्या हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, इसके नुकसान भी होंगे कुछ ना कुछ।
वाइल इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड एंथुजियास्टिकली, ग्राम सभाज आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। तो मैंने आपको शुरू में बताया था इलेक्शन हो रहे हैं, सारी चीज़ें बहुत जोश और उत्साह के साथ इलेक्शन होते हैं, ग्राम पंचायत के सरपंच चुना जाता है, मगर जो ग्राम सभा है ना, ग्राम सभा की मीटिंग नहीं होती। मैंने बताया था प्रैक्टिकली आप देखो तो ग्राम सभा की कोई मीटिंग नहीं होती। एक बार सरपंच बन गया तो ग्राम सभा सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करती है, खास इनकी ज़्यादा मीटिंग नहीं होती हैं। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर्स टू लोकल गवर्नमेंट्स नॉट दे हैव गिवन एनी एडिक्वेट रिसोर्सेज। कई सारी स्टेट गवर्नमेंट आज भी ऐसी हैं जिन्होंने अपनी पावर्स किसको नहीं ट्रांसफ़र करी हैं, लोकल गवर्नमेंट को पावर ट्रांसफ़र नहीं करी हैं, साथ के साथ में उनको रिसोर्सेज नहीं दिए, मतलब फंड नहीं दिए, पैसा ज़्यादा नहीं दिया है। तो उससे क्या होगा, नुकसान ये होगा कि फिर कोई मतलब नहीं रहेगा क्या बनाने का, लोकल गवर्नमेंट बनाने का। तो उनको भी पावर ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत है। We are thus still a long way for realizing the ideal of self government। तो इन चीज़ों को भी अगर हम फ्यूचर में सॉर्ट आउट कर देंगे तब जाके हम कहेंगे कि हाँ वास्तव में अब सेल्फ गवर्नमेंट आ गई है। तो अभी हमें और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, किसके लिए, प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमारा चैप्टर खत्म होता है, डिसेंट्रलाइजेशन का टॉपिक खत्म होता है। सारी चीज़ें क्रिस्टल एंड क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई चीज़ हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है लकी एजुकेशन, सर्च करें लकी एजुकेशन और इसको ज्वाइन करें। ज्वाइन करने से क्या हुआ, जो भी वीडियो जाएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलती रहेगी, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहेगी लकी एजुकेशन पर। ठीक है, सो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हमारे सिविक्स के 2 चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म। तो इन वीडियोज़ को आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, और अपने साथी गढ़े उनको भी बताएं कि यहाँ से आप पढ़ सकते हो चीज़ों को। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।